व्यक्त की है उसको जी ऑलरेडी जी फुलफिल किया गया है। क्योंकि जी जी हमारी 2 अक्टूबर की जो वहां पर महामेला लगेगा समनों का, उसमें थाईलैंड से भिक्खुनी संघ आ रहा है। थाईलैंड की 2 भिक्खुनियां और हो सकता है और 4 भी आ जाएगी हमारे साथ है। हमारी रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने हाँ भर दिए। उन्होंने कहा कि हाँ, हम भी भले ही थाईलैंड से हो लेकिन आपकी जो जो महामेला है उसमें शामिल होंगे। और दूसरी बात है कि आसाम के भी 5 भिक्खु हमारी यहाँ पे शामिल होंगे। मतलब कि इंटरनेशनल लेवल का होगा। फॉरेन के भिक्खु भिक्खुनियां भी हमारे साथ आएंगी। दूसरा मैं जी आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट की एजेंसीज होती है, खासकर बुद्धिस्ट कंट्री की। सभी जी जी कंट्रियों के प्रतिनिधि, जो मेन प्रोग्राम होता है दिल्ली में दीक्षा भूमि में, वो शाम को 5 बजे रहता है। विजय, ये धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन। तो उस दिन लगभग 10-12 देशों के या तो एम्बेसिडर्स या फिर कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव या कोई पॉलिटिकल फिगर्स वहां पर आती ही है सर। तो इसमें जी होगा। और दूसरी बात यह है कि समन संघ ने जो इस साल जो नया ये शुरू किया है कारवा, तो जी उसमें थाईलैंड की भिक्खुनिया तो आ रही है। अमरावती में वो अभी वर्षावास कर रही है। आज ही हमारी उनके साथ मीटिंग हो गई। उन्होंने कहा, और एक पूरी बस भर के हम लोग अमरावती से आ रहे हैं। दूसरा ऐसा है कि आज जो है कठिन पवजदा दिन है। मतलब जो कठिन चिवरदान जो होता है ना, संघ हाँ को हाँ चिवरदान देना होता है, उसका भी दिन आज है। तो जी भिक्खुनियों को आज हमने चिवरदान, उनके पास चिवर बहुत सारे थे, तो हम 3 उपासकों ने अमरावती के, हमने कहा कि सारी भिक्खुनी संघ और कुछ उपासिका, कुछ विपस्सी हमारी बहनें, उनके लिए हम्म हमने अमरावती के 4-5 लोगों ने एक बस, पूरी 45 लोगों की बस हमने डोनेट किया उसके लिए। हम 3-4 लोग मिला के डोनेट करेंगे, उससे वो बस भर के लेके आएंगे। तो हमने कहा जी कि यही हमारा संगदान रहेगा आज। तो ये आपकी इच्छा भी पूरी हो गई सर। इंटरनेशनल लेवल के लोग भी हमारे महामेले में शामिल होंगे सर। जी सर। बहुत बहुत अच्छा सर, साधु साधु। जी सर, शुरू किया जाए। ज्योति समन सर। जी सर, शुरू कर रहे हैं, शुरू हाँ, कर रहे हैं। इजाजत है तो ठीक है। सभी समन हमारी बहनें और समन संघ के सभी सर को मैं संगंगमामी करता हूँ। जय भीम नवोदय संतों को वंदनामी करता हूँ। आज मुझे जो समन संघ ने मुख्य कंसेप्ट देने के लिए जो आदेश दिया है, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो बात करेंगे वो मुख्य बात यही है कि हमारा 3 दिन का जो नेशनल लेवल का महामेला, संगीति और बहुत सारे कल्चरल इवेंट भी वहाँ पर जो लगेंगे, चीचो जो शांतिवन छिचोली में और दीक्षा दीक्षा भूमि के ऊपर भी। तो उसका महत्व क्या है, जरूरी क्या है, वो जो हम इस साल से नई क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं समनों की तरफ से, समनों को इकट्ठा लाने के लिए हम एक नया नया पाथ फाउंडेशन हम डालने जा रहे हैं। उसके सामने कौन सी चैलेंजेस है और उसका स्वरूप क्या होगा और उससे क्या बेनिफिट हमको मिलेंगे, इसके ऊपर मैं संक्षिप्त में बात रखूंगा। तो बात ऐसी है कि अब हम सभी जानते हैं कि आप कुछ लोग 27 तारीख को आ रहे हैं सितंबर के, कुछ लोग 28 को आएंगे। जो लोग मैनेजमेंट का काम करने वाले हैं, वहाँ का पूरा संगीति का जो आयोजन है उसके संदर्भ में निर्णय लेने के लिए, काम करने के लिए जो आ रहे हैं। और फिर आप 29 और 30 तारीख को और 1 तारीख को, और कुछ लोग 2 तारीख को, तो ऐसे लगभग 1,500 से 2,000 लोग, एक लगभग 1,000 लोग तो उनका पूरा रिजर्वेशन वगैरह सारा कुछ हो गया है। और वक्त पे 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को लगभग पूरे महाराष्ट्र से 3 से 3,500 लोग आ रहे हैं। उसका नियोजन भी हमने अलग अलग सिटियों के लेवल पे किया है। तो ये हमारे सामने चैलेंजेस क्या है और हमको कौन सी संधि अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इसके बारे में बताता हूँ। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक जो डेमोक्रेसी है उसकी शुरुआत, ये ऑफिशियल डेमोक्रेसी की बात, अन्यथा अगर महासमंद बाबा साहब की भाषा में कहोगे तो उन्होंने जो हमारा समनों का जो क्रांतिकारी पीरियड था, जो महासमंद तथागत बुद्ध से लेकर तो 11वीं शताब्दी तक, ये लगभग 1500-1600 साल के काल को बाबा साहब ने इस देश का सबसे समृद्ध काल कहा है। इसीलिए उन्होंने सही डेमोक्रेसी का पीरियड जो है वही कहा है। और बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स का भी कहना है
कि दुनिया में सबसे ज्यादा शांति अगर कहाँ इस्टेब्लिश थी, तो समणों ने जब अपनी व्यवस्था स्थापित की थी यहाँ पर, लगभग सम्राट अशोक के काल से 18 यूनिवर्सिटियां इस्टेब्लिश हो गई थी, और हर्षवर्धन के काल तक उसकी संख्या 42 हुई थी, ऐसा इतिहास बताया जाता है। और 84 जो स्तूप बनाए थे, जिसको पाली में थूप कहते हैं, उसका एक वर्णन भी आता है सम्राट अशोक के काल के ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स में। वो कहते हैं कि लंका जम्बूदीपे तिदस पुरवरे नागलोके च थूपे। थूपे यानी स्तूप। नागलोक जो हमारे पूर्वज थे, नाग लोगों ने ये सारी समनों की संस्कृति स्टेब्लिश करने के लिए अपनी जी जान लगाई थी। नागलोके च थूपे सब्बे बुद्धस्स बिंबे सकल दस दिशे केसलोमादि धातु। तो एक प्रतीक जो होते बिंबे यानी प्रतीक थे तथागत बुद्ध के और महासमन के पूर्व पूर्व की जो कल्चर आई थी, उस कल्चर के लिए उन्होंने थूपों का यानी स्तूपों का निर्माण किया। बाद में ऐसा एविडेंस भी मिलता है इतिहास में कि केवल ये स्तूप नहीं थे, वहां पे 5 प्रकार की चीजें होती थी। एक विहार होता था, विहार के बगल में एक संगाराम होता था, और एक चैत्य होता था, और बोधि वृक्ष होता था। और वहां पर उपासकों के लिए भी रहने के लिए, आज के काल में उसको हॉस्टल कहेंगे या रेसिडेंस कहेंगे, संगाराम कहेंगे, वो भिक्खु भिक्खुनी के लिए, उपासक उपासिका के लिए। वहां पर स्कूल भी हुआ करते थे। तो 84,000 स्तूपों का निर्माण करना, यानी थूपे लंका जम्बूद्वीपे तिदस पुरवरे नागलोके च थूपे, जो नाग लोगों ने जो पूर्ण जिम्मेदारी ली थी समणों की कल्चर स्टैब्लिश करने की, उन्होंने स्तूपों का निर्माण किया था। और उस स्तूपों के बगल में छोटे छोटे स्कूल भी हुआ करते थे। और ज्यादातर ये बता बता दें आपको कि उनमें से लगभग 7.5 5.5 से 6,000 जो आज के तालुका के प्लेसेस है, आज के भारत में जो स्वतंत्र भारत है, उसके बगल में जो जम्बूद्वीप या महाभारत जिसको कहा जाता है, उसको लगभग अफगानिस्तान तक कहा जाता है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, खोरान, खोतान, नेपाल, बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, भारत, कुछ श्रीलंका का भाग, कुछ चाइना का भाग, गोबी डेजर्ट तक, ये इतना सारा लगभग आज के इंडिया से 2.5 गुना बड़ा ये जम्बूद्वीप था, उसको महाभारत कहा जाता था। उसमें 84,000 स्कूल थे। और उसमें से जहां पर बड़े प्लेसेस हम देखते हैं, जैसे कि राज्य की राजधानी है जैसे आज की, क्योंकि पटना से सारा कुछ चलता था। पटना को पत्तन भी कहा जाता, पत्तन यानी बंदर या ट्रेडिंग सेंटर। जैसे पैठन नाम का एक प्लेस है, अभी तो तालुका प्लेस है, संभाजी नगर या औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। वहां पर हर 26 नवंबर को ये दिन मनाया भी जाता है। तो जहां पर पत्तन कभी भी नाम आता है, तो देख ये जान लेना कि ये हमारे समनों का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। वहां पर शिल्प कलाएं, मूर्ति कलाएं, साइंटिफिक डिस्कवरीज, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां होती थी व्यापार के साथ साथ। और ये सारा के सारा व्यापार जो है, आज का जो एशिया का लगभग 2/3 पार्ट है, उसके बीच में चलता था। ये सारी समनों की स्टैब्लिशमेंट हुआ करती थी। इतना समृद्ध कल्चर हमारा था उस जमाने में। पर ये नष्ट हुआ कैसे? तो हमने जैसे इकट्ठा होना धीरे धीरे छोड़ दिया, या कुछ बातें आई कि जो बाबा साहब ने रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन में बताया है, कि काउंटर रेवोल्यूशन जैसे स्थापित होना शुरू हुआ, तो हम लोग टूट गए कुछ हिस्सों में। और ज्यादातर हम इसीलिए टूटे कि हमारे मतभेद हुआ करते थे। जो 18 स्कूल ऑफ थॉट जो है ना, खासकर समनों के, बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, या चारवाक, जितने भी ये हमारे महासमन फिलोसोफर्स है उनके, तो उनमें इस बात पर मतभेद होते थे कि मैं जाकर स्तूप की पूजा करूं या नहीं करूं, मैं जाकर ध्यान करूं या नहीं करूं, मैं विपස්සना करूं या आनापान सती करूं, या विपස්සना मेडिटेशन या कसीना मेडिटेशन करूं। इसमें से भेद होते थे। या फिर वो लोगों के बीच में जब थेरीज पुटअप हुई, जो खासकर समनों की फिलोसॉफी के ऊपर, कुछ लोग अपने अपने सिद्धांतों के ऊपर ही अड़िग रहते थे कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। हालांकि महासमंत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का ये सिद्धांत था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज या कोई भी विचार अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, वक्त के चलते वो बदलता जाता है। क्योंकि सभ्य संस्कारा अनिच्छाति यदा पय्याय पश्यति। उन्होंने कहा कि ये संस्कार है, नित्य बदलते जाते हैं, और ये अनित्य है। सभ्य संस्कारा अनिच्छाति, अनित्य है, बदलता रहता है। जो 2000 साल पहले या 1 करोड़ साल पहले जो दुनिया थी, वो आज की दुनिया नहीं है। और आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वो भी आने वाले 5-10 लाख साल के बाद नहीं होगी।
ये बदलाव ये जिंदगी का या दुनिया का सबसे बड़ा बेसिक नेचर है। तो ऐसे में ही वो कल्चर बदलता गया, लोगों के बीच में वैचारिक मतभेद होते गए। आज भी हमारे बीच में बहुत सारे मतभेद होते हैं, पर उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बीच में क्या होता है, तो उस वक्त जमाने के चैलेंजेस क्या है, ये अगर वो सोसाइटी या समाज देख लेता है, उसको जानता है और उसके ऊपर चलने के लिए अपनी स्ट्रेटेजीज बना लेता है, तो वो क्रांति, रेवोल्यूशन का हो या काउंटर रेवोल्यूशन हो, वो फिर उमड़ पड़ती है, निकलती है और वो समृद्ध होती जाती है। तो लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं 13वीं और 14वीं शताब्दी तक हमारा ये बहुत सारा चीजें थी। पर उस दरमियान हमारा डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ समनों का, उस इसीलिए फिर काउंटर रेवोल्यूशन का पीरियड आया। ऐसा ऐसी विचारधारा महासमन बाबा साहब की काफी किताबों में आता है। तो ये सच भी है, इसीलिए सच है क्योंकि रेवोल्यूशन के बाद काउंटर रेवोल्यूशन आती है और काउंटर रेवोल्यूशन के बाद रेवोल्यूशन को आना होता है। वही समय अगर आज हम देख लेते हैं कि आज हम लोग 2 अक्टूबर को दीक्षा भूमि में हम पदक्षिणा कर रहे हैं। पदक्षिणा यानी प्रदक्षिणा, तो इसका भी रेफरेंस मिलता है। उसको धम्म विजय दिन कहते हैं, जो 14 अक्टूबर 1956 में हुआ था, बराबर 2500 साल हुए थे। और सम्राट अशोक के काल को लगभग 2300 साल हुए थे धम्मचक्र का अनुवर्तन या पवर्तन के लिए। ये समनों की पूरी फिलॉसफी, वो तीनों चारों चीजों में, फिलोसॉफिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिस्टिक, ये सारी प्रकार की क्रांति का घोषणा, क्रांति का उद्घाटन उस वक्त हुआ था। वो लगभग 1600 साल तक थी, ऐसे रेफरेंसेस आते हैं। इन दिनों में क्या होता था, उस दिन, उस उन दिनों में यही होता था कि संघ की जो डेफिनेशन होती है हर चीज को मालूम होती है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं जिसको, या कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं अभी हम, उसको संघ दिन भी बोला जाता है। उस दिन, और आश्विन पूर्णिमा के दिन और माघ पूर्णिमा के दिन, ये 3 दिन समन लोग ज्यादा संख्या में इकट्ठा होते थे। और बाद में फिर सम्राट अशोक के काल में जब ये दीक्षा ली गई समनों की, उस वक्त तो ऑफिशियली हो गया, क्योंकि सम्राट अशोक ने जो स्तूपों का निर्माण किया, उसके बाद समनों का पूरा इस्टेब्लिशमेंट शुरू हो गया और समनों का एडमिनिस्ट्रेशन भी लागू हुआ। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन के चलते यहाँ पर सारा समनों का बोलबाला हुआ करता था। समन जो सोचते थे वही होता था। और इसके लिए उस जमाने में भी ऐसा आता है कि वो चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये भले ही भिक्खु के लिए कहा हो, लेकिन अत्ता हिताय सुखाय देवाय देव मनुष्यानं, ये माँ एके न द्वे अगमिच्छं देशे त भिक्खवे धम्मं। मतलब ये भिक्खुओं को भले ही कहा, लेकिन सारे समनों को कहा गया था। ये उरुवेला में सेना निगमों के धम्म देशना की इसमें रेफरेंस आता है कि आपको क्या करना है। तो कहते हैं कि बहुजनों के हितों और सुखों के लिए, हम यहाँ पर कहेंगे कि समनों के हित और सुखों के लिए ये व्यवस्था बन गई थी। तो उसके लिए उन्होंने प्रचार और प्रसार करने के लिए 4 प्रकार के संघ स्टैब्लिश हुए थे। उसमें से भिक्खु भिक्खुनी, सामने सामनेरी, उपासक उपासिका, 6 प्रकार के संघ थे। तो इसमें जो उपासकों का जो सामाजिक संघ था, उसकी क्या ड्यूटी हुआ करती थी, तो वो कहते हैं कि महाकारुणिक जो महासमन तथागत थे, उन्होंने जो संघ की डेफिनेशन की थी, उसका बाबा साहब ने अपनी किताब में उल्लेख किया है। वो डेफिनेशन भी बाबा साहब के शब्द में मैं बताता हूँ। बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि व्हाट इज संघा। तो कहते हैं कि संघा इज द सैंपल ऑफ आइडियल सोसाइटी, मतलब आदर्श समाज का जो नमूना होता है, आदर्श समाज का जो उदाहरण होता है, वो यानी संघ होता है। तो यही डेफिनेशन आज भी लागू होती है। वो उन्होंने कहा कि संघ जो है, संघ में आने वाले लोग अपना आदर्श निर्माण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति संघ में आता हो और आदर्श के ऊपर नहीं चलता हो, जैसे कि हमने अभी 10 गोल्डन रूल बनाए, ये हमारे कार्डिनल रूल है, गोल्डन रूल है, इसके ऊपर जो भी समन संघ का साथी चलने की कोशिश करेगा, वो आइडियल समन संघ का मेंबर होगा, आदर्श समन संघ का मेंबर हो सकता है। वरना कुछ लोग आते हैं, यहाँ पर टकराव होता है, विचारों की छेड़खानी होती है, बहुत सारे वाद विवाद होते हैं, टकराते और निकल जाते हैं, वो आदर्श समाज का, आदर्श संघ का हिस्सा नहीं हो सकता। ये बात रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन में आई है। इसलिए संघ जो है, ये आइडियल सोसाइटी का नमूना है। संघ यानी आदर्श समाज का एक नमूना होता है। उसमें उन्होंने आगे लिखा है कि क्या होता है, तो संघ होता है
कि संघ अकालिको यानी चिरंतन, चिरंतन स्वरूप का, चिरंतन काल तक वो चला रहेगा। अकालिको, काल का कोई बंधन नहीं होता। उसके बाद वो आगे कहते हैं कि संघ का आधार क्या होता है। संघ तो आप चलाओगे, पर चलेगा कैसा? तो दान का महत्व बहुत है। आज दान का दिन भी है, तो इसीलिए हमने भिक्खुनी संघ थाईलैंड का और इंडिया का जो भिक्खुनी संघ है, इसीलिए हमने आज दान दिया। उन्होंने कहा कि आज दान देने का दिन है। तो उससे क्या होगा? तो कहते हैं कि समनों के संस्कृति में बड़े पैमाने पर जो लोग दान देते हैं वो पुण्य का संचयन करते हैं। कम्म विपाक में पुण्य होता है, और उसका कम्म का विपाक भी होता है, परिणाम भी होता है। आपका चित्त शुद्ध होता है। अगर आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, बड़ा घर है, बहुत सारी गाड़ियां है, बहुत सारा पैसा जमा है, असली है, नकली है, लीगल है, इलीगल है, जो भी है, पर अगर वो आप ही के पास बना रहेगा तो वो सड़ सकता है जगह पर, वो ये नॉन यूटिलाइज हो सकता है, या फिर बुरी चीज के लिए अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि आपके पास जितना भी है और आप दे सकते हो, आपकी चित्त की भावना है तो आपने देना है। इसीलिए महासमंत तथागत ने संघ की स्थापना करने के बाद संघ चलाने के लिए पुण्य का और अमाप जो पीक होता है, फसल होती है, उसे लिखा है अनुत्तरंग पुण्य खेतंग लोकसाति। तो संघ का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्वरूप क्या है, गुण क्या है? तो कहते हैं कि आपको इस दिन, जैसे पुण्य करने का जो दिन होता है, उस दिन आप पुण्य के लिए दान कर सकते हो। इससे क्या होगा? तो अमाप फसल आ जाएगी, अमाप पीक आ जाएगा। किसमें? तो आपके संघ के खेती में। इसीलिए अनुत्तरंग पुण्य खेतंग लोकसाति, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस दिन हमको अभी, आज का दिन कहो या दीक्षा भूमि का जो 2 अक्टूबर का दिन कहो, या 1 अक्टूबर को हम लोग जो सारे भारतवर्ष के लोग मिल रहे हैं उनके चर्चा करने का दिन कहो, या इन दिनों में हमको संगदान भी करना जरूरी है। तो इसका महत्व है, हमारी समनों की संगति में है। कुछ कोई साथी भी चिवर दान करते हैं, भिक्षु संघ को दान करते हैं, या कुछ हमारे संत लोग हैं उनको दान करते हैं, या कोई लोग कोई विहार निर्माण करने का, कोई एक आधी एजुकेशन इंस्टीट्यूट निर्माण करने का काम करते हैं। तो इस दिन प्रतिज्ञा लेनी होती है। इसका परिणाम ये होता है कि ये कठिन दान के दिन उन्होंने और एक बात कही, उन्होंने ये बात कही है कि जिस दिन ऐसे दिन आते हैं उसके लिए आपको दीप ज्योति की प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा करनी होती है। देखो, दूसरे बगल में वमनों का जो कल्चर है, यहाँ पर दुर्गा देवी हो है ना, उसका एक समारोह चल रहा है वमन हमारे बस्तियों में। तो दीप ज्योति प्रदक्षिणा, तो उन्होंने कहा कि अगर आप, जैसे दीक्षा भूमि के दिन 2 अक्टूबर को हम लोग जो वहां पर महामेला लगाएंगे, तो एक हम प्रदक्षिणा करेंगे स्तूप को, दीक्षा भूमि का जो जो ऐतिहासिक स्तूप है, उस स्तूप को हमको प्रदक्षिणा करनी है, पूरा घेराव करके एक चक्कर लगानी है। तो उससे क्या होगा? तो कहते हैं कि अगर रात का समय है तो हाथ में दीप ले लो, मोमबत्ती ले लो, या कोई दिया ले लो, और स्तूप को एक चक्र लगा दो। इससे क्या होगा? तो आपकी संघ की यूनिटी है वो बरकरार रह सकती है, क्योंकि आप संघ के प्रति विश्वास पैदा कर रहे हो, विश्वास व्यक्त कर रहे हो। तो हम लोग जो 2 अक्टूबर को लगभग 10 या 11 बजे, जैसा भी हमको उचित लगे, उस वक्त हमारे साथ भिक्खुनी संघ भी है, भिक्खु संघ भी है, संत भी है, हमारे हमारे उपासक उपासिकाएं है, श्रामणे श्रामणेरी भी है। बहुत सारी भीड़ रहेगी। अगर हम लोग इस महामेले को अगर सही मायने में, इस रैली को सही मायने में अगर करेंगे, डिसिप्लिन के साथ करेंगे, तो हो सकता है ये 10-15 लाख लोग उनके पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगे। हम वो देखेंगे कि ये क्या चल रहा है, ये कौन सी चीज हो रही है, ये समन लोग क्यों इकट्ठा है, ये क्यों किस लिए ग्रंथ का वितरण कर रहे हैं, ये क्यों पोस्टर्स दे रहे हैं, ये क्यों बैचेस वितरित कर रहे हैं, क्यों स्टिकर दे रहे हैं, क्यों टी शर्ट लोगों को दान कर रहे हैं। ये सारा कुछ नजारा देखने लायक होगा, क्योंकि इसमें आवाज इंडिया टीवी जो हमारे साथ शामिल है, उसका पूरा लाइव प्रदर्शन चलेगा, उसका लाइव टेलीकास्ट रहने वाला है। तो ये लगभग 50 लाख लोग हमारा लाइव देखने वाले हैं। तो समन संघ को ये बहुत बड़ा मौका है। अब ये मौका है तो इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट और ये चिरस्थायी इसीलिए रहेगा क्योंकि संगम शरणम की जो जो कल्चर है ये फिर दुनिया के सामने जाएगी, और इसका दृढ़ संकल्प होगा। उस दृढ़ संकल्प के लिए क्या कहते हैं? तो 10 पारामिताओं में 8वें नंबर की जो पारामिता है
वो पारमिता कही जाती है अधिष्ठान की। अधिष्ठान की पारमिता में ऐसे कहते हैं कि वो तथागत ने भी कहा महासमन ने, आओ 10 पारमिताओं को समझे। वो कहते दानं शीलं च नेक्खम्मं वीर्यं पय्या च पंचमं खंति मेत्ता अधिष्ठानं सच्च उपेक्षा च दसमं। दान, शील, निष्क्रमण, वीर्य, प्रज्ञा, शांति यानी खंति, मैत्री, अधिष्ठान, सत्य और उपेक्षा, ये 10 जो गुण होते हैं हमारे पारमिताओं के, ये पूर्ण करने का सबनों को मौका है। तो इसमें अधिष्ठान क्या करना है? अधिष्ठान यानी शपथ लेना, मतलब डिटर्मिनेशन करना। उस दिन हमने डिसाइड करना कि हाँ, इसके बाद हम सारे लोग शपथ लेते हैं, दीक्षा भूमि पे, दीक्षा भूमि पे हम लोग ये करेंगे। तो दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी अधिष्ठान की गाथा मैं आपके सामने पढ़कर बताता हूँ। जैसे डुंगाश्री केव है, जो बुद्ध गया के बगल में लगभग 2-3 किलोमीटर के अंतर पे एक हिल के ऊपर एक गुफा है, उसको डुंगाश्री की गुफा कहते हैं। वहां पर लगभग 4.5 से 5 साल तक महासमन तथागत बुद्ध ने वहां पर ध्यान किया था, मेडिटेशन की थी। अलग अलग प्रकार के शरीर को बहुत तकलीफ देने तक की उन्होंने मेडिटेशन करके कोशिश की। लेकिन जैसे उनको पता चला कि मैं तो बहुत तकलीफ दे रहा हूँ, कि मैं खाना भी नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी जो है सब्बे पयाली तो लोगों को ऊर्जा का अगर प्रज्वलन और कंपन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो मेरे जिंदा रहने की भी शंका हो जाती है। तो इसीलिए वो डुंगाश्री पर्वत से नीचे आए और निरंजना नदी में नहा रहे थे। तो नहाते नहाते देखा कि शरीर इतना, मतलब इतना वीक हुआ था कि वो खड़े भी नहीं रह सके। तो नहाते नहाते वो पानी में गिर चुके। और उसी दरमियान सुजाता नाम की एक सेनानी की लड़की वो आती है, क्योंकि उसको बच्चा नहीं होता है। तो पुरानी, जैसे आज भी बहुत सारे लोग ये पत्थरों के झूठे ईश्वर के सामने जाते हैं कि हमको बच्चा नहीं पैदा हो रहा, तो जो नवस बोल दो। तो नवस मांगने को आई थी, किसी ने उसको बोला था। तो देखती है तो ये एक ऋषि, क्योंकि उस वक्त तो तथागत के बहुत सारे बाल भी बड़े होंगे, और वो ऋषि यानी इसी यानी ऋषि, तो इसी मानते थे। तो आप जब भी देखोगे निरंजन नदी के किनारे डुंगाश्री केव के नीचे, उस नदी के बगल में एक सुजाता का स्तूप है, जहां पर तथागत बुद्ध गिर गए थे। और वहां पर वो कैसे तो भाई उठ कर आए और एक पीपल की पेड़ की छाव में बैठे, और उसी पेड़ के लिए सुजाता जाकर जाती है और वो पूजा करती है, वो खाना देती है, खीरदान करती है। उस खीरदान के खाने के बाद तथागत को एनर्जी आ जाती है। और उस वक्त उन्होंने जो अधिष्ठान किया, जो शपथ ली, जो दुनिया का सबसे बड़ा अधिष्ठान था, वो कहते हैं, पाली में तो नहीं है मेरे पास, पर संस्कृत में है, मैं पढ़ के बताता हूँ। तो संस्कृत में ऐसा, जो ऐसी गाथा है, यहाँ से न शिष्यतु में शदिरंग त्वगस्ति मासं प्रलच्यतं अप्राप्य बोधि बहुकल्प दुर्लभं नेवास नाथ कायमं तस्य लिष्यते। इसका अर्थ होता है उस वक्त का अधिष्ठान और शपथ और डिटर्मिनेशन तथागत बुद्ध ने जो कहा बुद्ध बनने से पहले। वो कहते हैं कि त्वचा, स्नायु या मेरी हड्डियां अगर सूख भी जाए, मेरे शरीर का मांस और रक्त अगर सूख जाए पूरी तरीके से, लेकिन जब तक मुझे संबोधि प्राप्त नहीं होती, मैं इस बोधि वृक्ष के नीचे से उठूंगा नहीं। वहां से वो सुजाता के वहां से तो बोधि वृक्ष तक चलकर आए, लगभग आधा 1 किलोमीटर का अंतर है। और वहां पे उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा अधिष्ठान किया कि जब तक मैं मेरा जो डिटर्मिनेशन है, मेरा जो ध्येय है, एम है, ऑब्जेक्टिव है, पूरा नहीं करूंगा, तब तक मैं इस पेड़ से समाधि को नहीं हटाऊंगा, बंद नहीं करूंगा। और उसी रात को जो जो वैशाख पूर्णिमा होती है, उसी रात को फिर तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त होती है, और बाद का बाकी का जो सारा धम्म और संघ की आइडियोलॉजी पूरी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये वाला जो अधिष्ठान आज हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हम लोग यूं ही नहीं जा रहे। मैं तो कहता हूं कि उन लोगों के पता नहीं कौन से कब के पुण्य हैं, जितने भी लोग दीक्षा भूमि को आएंगे, उन लोगों ने हो सकता है युगों युगों से अपने पुण्य का संचयन किया होगा, इसलिए वो आ रहे थे। 1000, 1500, 2000 या 10-15 लाख जितने भी आ रहे होंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ तो भी पुण्य कर्म किया, और उसका कर्म का विपाक करने का 2 अक्टूबर का दिन है। क्योंकि उसको बाबा साहब ने अपने अंदाज में अपने सपने को पूरा करने के लिए किया था। उसी दिन को हम अधिष्ठान लेंगे कि हाँ, हम जितने भी यहाँ पर 10-15 लाख जो समन होंगे, जो जन्मजात समन है पर उनको पता नहीं है। जैसे कि बच्चों को पता नहीं होता कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं, वो तो कपड़े भी नहीं पहनता, हम पहना देते हैं और बोलते हैं कि ये डिसिप्लिन है हमारा।
तो वैसे ही बहुत सारे हमारे समन संगी बहन और भाई उस भीड़ में आएंगे। उनको पता ही नहीं होगा कि हम समन है भी। हमको यही उनको जालिम कर देनी है, उनको ये बताना है, अवगत कराना है कि बहनों भाइयों आप समन हो, जन्म से समन हो, पर आपकी पहचान आपको पता नहीं है। हम भी कुछ 4-5 साल पहले जाग गए नींद से और हमको पता चला है कि हमारी पहचान हमारे संबंध संघ के डिक्लेरेशन के बाद ही होती है। जब हम लोग सारे लोग संबंध संघ में पूरे 10 गोल्डन रूल का डिसिप्लिन से पालन करेंगे, तब हमने ये सोचा है कि हाँ हम समन संघी है। पर हमको ये जो मैसेज है लोगों के बीच, 15-20 लाख लोगों के बीच तक फैलाना है। इसीलिए डिसिप्लिन में चलने का अधिष्ठान लेना है। ये हमको प्रेरणा प्रतिज्ञा लेनी है कि हम अधिष्ठान लेते आज से। हमने तय कर लिया है भीड़ में जितने भी हम 500 200 1000 10,000 जितने भी लोग जिनको पता है कि हम समन है, ये लोग उस भीड़ को संदेश देना चाहेंगे कि आओ हम समन बने। और इसका मैसेज के किस तरीके से देंगे, तो हमारा मीडियम रहेगा। हमारे पास लगभग 1 लाख ग्रंथ होंगे, लगभग 50,000 के पोस्टर्स होंगे, हमारे पास बैचेस होगी 55,000 की, हमारे पास लगभग 2 लाख 1 से 1.5 लाख तक कैप्स होंगी जो हम सारे समनों को पहनेंगे और उसमें पहनाएंगे और उस पर लिखा होगा समन। टी शर्ट होंगे, टी शर्ट पे लिखा होगा समन। हमारे ग्रंथ है उसमें हम सब समन है, मैं समन हूँ, सारे पुरखे उनके उनके ऊपर लिखा होगा कि हम सारे समन है। तो ये वाला कल्चर हमको उन 15-20 लाख लोगों के बीच में प्रदर्शन करके प्रसारित और प्रचारित करने का काम करना है। यही अधिष्ठान हमको लेना है। इसका बेनिफिट क्या होने वाला है इसका मैं बताता हूं आपको। मैंने बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, ये जो फ्रेंच के उद्गाता थे, तो इनकी किताबों में हमको पता है रेनेसन का पीरियड बोलते हैं उसको, रेनेसन यानी जागृति का। तो लगभग डेमोक्रेसी आधुनिक काल की फ्रेंच रेवोल्यूशन से बताई जाती है, पर तथागत बुद्ध के काल से शुरू हुई। ये 1954 के बीबीसी लंदन के एक मुलाकात में बाबा साहब ने कहा कि मेरी जो फिलॉसफी है ये मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिए, मेरे गुरु तथागत से लिए। कैसी, तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्राटर्निटी और जो ह्यूमैनिटी है ये मैंने अपने गुरु से ली है और उसके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे हम लोग सारे समझ लोग। इसीलिए उन्होंने उसको 1954 में ये बताया और 1956 में अपना सपना साकार कर दिखाया। वही बात हम लोगों को दोहरानी है, क्योंकि अभी मौका क्या है। जैसे रेवुलेशन और काउंटर रेवुलेशन आती है ना, तो काउंटर रेवुलेशन आप अपने चरम पर है, और जब भी कोई चीज या रेवुलेशन अपने चरम सीमा पर होती है तब वो आतंक फैलाती है, वो अन्याय अत्याचार करती है। इतना अन्याय अत्याचार करती है कि लगभग 12 से 18, 12 से 23 साल के बच्चे, 12 से 27 साल के जेंजी वाले बच्चे तक जानते हैं, और वो उन सरकारों को उलट फेल कर देते हैं, मार डालते हैं। ये जेनजी की रेवोल्यूशन ऐसी नहीं आई। काउंटर रेवोल्यूशन का चरम सीमा पर आने का वक्त हो गया। अब काउंटर रेवोल्यूशन को वो नीचे की तरफ जा रही हो। अब वो नीचे की तरफ जाने का ग्राफ इतना ताकत से होगा कि बहुत तेजी से नीचे गिरेंगी, क्योंकि हमने बगल के राष्ट्रों में देखा है, श्रीलंका में भी देखा है हमने क्या प्रयोग हुआ, बांग्लादेश में भी हमने देखा क्या प्रयोग हुआ, और अभी अभी बहुत ताजा उदाहरण है हमारे पास नेपाल का। और नेपाल के बच्चों ने रेवोल्यूशन कर दी। जिन बच्चों को मूछ भी नहीं आई, ऐसे बच्चे जेनजी में आते हैं, पर वो जान गए क्योंकि इनका काउंटर रेवोल्यूशन वाले का जो पीरियड है पीक पर हुआ। और जैसे हम किसी उतार में लग जाते हैं ना, तो इतने तेजी से गिर जाते हैं कि उसका स्पीड बहुत होता है। तो ऐसे में उसके बाद अगर एक जेनजी का पीरियड हो सकता है इस देश में भी रिपीट होगा। ये तो शुक्रिया मानो कि इस देश का दुनिया से सबसे बेहतरीन संविधान है। इसलिए बाबा साहब का 10 बार उसके पैर पड़ो, दर्शन कर लो, बोलेंगे हम हमनों को। वरना आपके देश में भी कब का हो चुका होता। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के ऊपर, संविधान के ऊपर लोगों का विश्वास है, इसलिए देर हो रही है। लेकिन लोग अगर समझ जाएंगे तो वो घड़ी हमारे देश में भी काउंटर रेवोल्यूशन वालों के खिलाफ होने वाली है। लेकिन क्या हम समन लोग हैं, क्या उसके लिए तैयार है? क्योंकि अगर वमन लोग काउंटर रेवोल्यूशन के नीचे गिर जाएंगे तो सत्ता संभालने के लिए, हमारा कल्चर स्टैब्लिश करने के लिए, हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस करने के लिए, हमारा पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के लिए क्या हम तैयार हैं? अभी तो हम हजारों संगठनों में बटे हैं, अनेकों पार्टियों में बिखरे बिखरे हुए हैं। ऐसे में क्या हम काउंटर रेवोल्यूशन के जगह पर रेवोल्यूशन प्ले कर पाएंगे?
अभी तो मुझे नजर नहीं आता। इसलिए ये मौका समन संघ के हाथ में है। समन संघ ऐसे मौके पर उभर कर आया जब काउंटर रेवोल्यूशन अपने नीचे की तरफ जाने के कगार पर खड़ी है, और आपको सारे कुछ चीजों का कंट्रोल आपके हाथ में लेना है। और ये ड्यूटी आ चुकी है, सारी की सारी जिम्मेदारी आन पड़ी है, आ चुकी है समनों के ऊपर। क्योंकि समनों की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है तो जानती नहीं है, जानकर भी इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचती नहीं है। वो तो वमनों के पार्टियों के साथ ही समझौता करने के लिए तैयार है। वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि सारे समनों की पार्टी इकट्ठा आ जाए, SC ST OBC की, वो ये नहीं सोचेंगे। वो ये सोचेंगे कि वमनों के किसी एक पार्टी के साथ समझौता करके अगर मुझे 2-4 सीटें मिल जाती है, या मेरे 5, 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख जो वोट होंगे, उन वोट को मैं कैश में इनकैश कर लूंगा और मेरा और मेरे फैमिली का बेनिफिट करा लूंगा। इतनी सी छोटी, बहुत ही निकम्मी सोच हो चुकी है हमारे पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में काम करने वाले प्रतिनिधियों की। तो ये तो काम से गए लोग हैं। अब रही बात संगठनों की, संगठन वालों को पूछ के देखो तो कहते हैं कि मेरे नेतृत्व में सारा कुछ करेंगे। तो इकट्ठा आने को वो भी तैयार नहीं है। इकोनॉमिक रेवोल्यूशन तो तब तक नहीं हो सकती, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब तक सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं आता तब तक तो इसके ऊपर वो काम नहीं करेगी। वो जस्टिस नहीं डिलीवरी देंगे आपको। क्योंकि 1919 की केस में अंग्रेजों ने कहा है कि वमन लोग दे आर नॉट सुटेबल टू डिलीवर द जस्टिस, वो न्याय देने के पात्र नहीं है। फिर भी वो वहां पर बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि समन लोग संगठित नहीं है, इसीलिए कोई प्रेशर नहीं है। तो आज की घड़ी में हमारे सामने वास्तव क्या है? वर्तमान में हमारे सामने वमन की डाउनफॉल होने की बारी है। डाउनफॉल होने का समय आया है। सारी दुनिया के भी, फ्रांस में भी ऐसा हुआ, और एक फिजी में भी वैसा ही हो रहा है। दुनिया के अभी अमेरिका का भी ऐसा होगा, क्योंकि अमेरिका डिक्लाइन होने के कगार पर है। अमेरिका ने बहुत सारे टैरिफ लगा दिए हैं, और ज्यादातर वमन लोगों के लिए ये ज्यादा खतरनाक अमेरिका में इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो एडवाइजर है, वो पूर्ण तरीके से वमनों की फिलोसॉफी को जानता है और वो एडवाइस करता है। जो आपने कल का परसों का जो डिसीजन लिया होगा, देखा होगा आपको, H1B वीजा के लिए 88 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। वो तो शुक्र मानो कि उन्होंने बोला कि जो स्थायी हो चुके उनके लिए नहीं है। नए लोग आएंगे, अगर उसको H1B वीजा अगर चाहिए तो 88 लाख रुपए कहां से लाएंगे? भले ही वहां पर 30, 40 लाख, 50 लाख का पेमेंट होता होगा, पर 2-3 साल तो आपको H1B वीजा के लिए लगेंगे। इसका मतलब है वमनों के खिलाफ सारा का सारा दुनिया का वातावरण पैदा हो गया है। ऐसे में हम कब जानेंगे कि हमारे लिए सोने का समय, हमारे लिए स्वर्ण संधि, गोल्डन पीरियड आ गया है। ऐसे में अगर जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, हम लोग सम्मा सती भी नहीं आएंगे। बुद्ध ने कहा कि आतापि संपजानो सतीमा, इतनी मेहनत करो, इतना तप करो कि आपको इकट्ठा आने के लिए आपकी प्रज्ञा को विकसित करना पड़ेगा, और सचेत रहकर, सतीमा यानी जागरूक होकर। तो हमारा समय आज समनों के पास ये है कि दीक्षा भूमि से हम सारे समनों को ये संदेश देंगे कि हाँ, ये हो सकता है, हम इकट्ठा आ सकते हैं। हाँ, हम लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखने की काबिलियत रखते हैं। इसका उदाहरण, चलता फिरता उदाहरण है। देखो, 10,000, 5,000 समन एक ही लाइन में, एक ही सोच लेकर, एक ही जैसा पहनावा लेकर और एक ही जैसा डिसिप्लिन में चलकर ये सारे समनों के सामने आदर्श बने हुए हैं। और वो लोग ये कह रहे हैं कि आइडियल सोसाइटी का निर्माण करने जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि संघ यानी क्या? आदर्श समाज का नमूना। द संघा इज द सैंपल ऑफ आइडियल सोसाइटी। तो आइडियल सोसाइटी संघ से निर्माण होगी, और ये समन लोग ही करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि इसका ठेका सिर्फ समन संघ में लिया, ऐसा भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इस राह पर कोई और नहीं चल रहा। समन संघ के अलावा आप दूर दूर तक देखो, दूर दूर तक सारी दुनिया में नजर डालकर देखो, आपको इस तरीके का यूनिफिकेशन कहीं भी नजर नहीं आएगा। यही तो मेरे बहुत सारे दोस्त बोलते हैं, खासकर ज्यादातर IAS ऑफिसर लोग बोलते हैं, वो सरप्राइज में पड़े हैं। वो तो हमको मतलब डाउन करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज में हमारे पीछे भी तारीफ करते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है। 5 मई 2021 से लेकर लगभग 1503-4 दिन तक हमारा इकट्ठा होना, लगातार मीटिंगों का करना, लगातार समितियों का लगना, पोर्टल का निरंतर चलना, अलग अलग कमिटियों की बिल्कुल बहुत ही पिन पॉइंटेड, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, और छोटे छोटे माइक्रो लेवल पर मीटिंगें होना, और अलग अलग चीज पर सारे समन संघियों ने डिसिप्लिन के साथ ये शपथ लेना, अधिष्ठान लेना कि हाँ, हम लोग चिचोली में
या शांतिवन चिचोली या दीक्षा भूमि में पूर्ण तरीके से डिसिप्लिन पे आएंगे। ऐसा हमारी बहनों ने जो उस उपट्टा आके उन्होंने कहा, हम सब ने उसको हामी भी भर दी है। क्या ना तो कचरा करेंगे, ना तो कोई डिसिप्लिन का मतलब उल्लंघन करेंगे। इतनी डिसिप्लिन निर्माण करके हमारे सामने जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है उसको पूर्ण करने का बहुत बड़ा मौका, सुनहरा मौका समन संघ के पास है। हमको करना क्या होगा? तो हमको एक करना होगा, 10 गोल्डन रूल का कड़ाई से पालन करना है। भले ही मेरे किसी के साथ बातों में कुछ हो चुका हो, भले ही मैंने किसी को भला बुरा कहा हो, भले ही मेरी किसी के साथ डिबेट हो चुकी हो, पर एक बात पे बिल्कुल अड़िग रहना कि किसी भी हालत में मेरे अंतिम सांस तक मैं समन संघ को छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। क्योंकि मेरा अंतिम सांस अगर समन संघ में जाता है तो तथागत ने कहा कि इंसान को उसकी पूर्ण पारमिता, पुण्य की पारमिता पूर्ण करने का सबसे बड़ा क्षण क्या होता है? तो तथागत महासमन कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु की अंतिम घंटे को गिन रहा होता है, मृत्यु के अंतिम क्षण देख रहा है, तो उस वक्त अगर उसका चित्त शांत नहीं हो, उसका चित्त डरा हुआ है, बहुत डरता हो, बहुत आवाज करता हो, बहुत रोता हो, तो समझ लेना कि वो दुख में है। उसके मन ने उसने उसने जिंदगी में जो कमाया उसको बेनिफिट उसका नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति चाहे गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, कुछ भी हो, लेकिन अंतिम सांस लेते वक्त अगर उसकी चित्त की अवस्था खंती में, शांति में और हंसता हुआ है, चेहरे पे खुशी है, भले ही छोटा क्यों ना हो, भले ही समझदार क्यों ना हो, लेकिन उस वक्त उसकी स्थिति अगर चित्त की अच्छी होगी तो समझ लेना कि ये पका हुआ समन संगी है, वो उभर कर आएगा फिर से। क्योंकि हम लोग, जो साइंस भी कहता है कि हम लोग ये चार चार धातु है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये फिर से उभर कर आते हैं। हमारी जो प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें फिर से उभर कर आती है। क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी ना तो खत्म होती है ना ही निर्माण होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। और थर्मोडायनामिक्स का तीसरा रूल है। तो ये नैसर्गिक चीज भी समन जानते हैं। समनों के जो महासमन गुरु है, इन्होंने भी सारा कुछ हमारे सामने रखा है। बस बात एक ही है, उसके ऊपर अमल करने की अगर अधिष्ठान कर लिए हो, अगर मन में ऐसा तय कर लिया हो कि कुछ भी हो जाए, जिंदगी इधर की उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर पलट जाए, या पृथ्वी के ऊपर कोई एक आधा कॉमेट या धूमकेतु आकर गिर भी जाए, पर मैं अधिष्ठान लेता हूं कि मैं समनों के साथ अंतिम सांस तक रहूंगा। ये वाली शपथ आज हमको लेनी है। अगर हम इसके ऊपर जब कायम रहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत समन संघ को दुनिया बदलने के लिए रोक नहीं सकती। क्योंकि बाबा साहब महासमन ने कहा है कि दुनिया की पुनर्रचना आपको करनी है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड है। वर्ल्ड केवल भारत को नहीं, तो सारी दुनिया को रिकंस्ट्रक्ट करने की क्षमता सिर्फ समनों में है। बस समनों ने अपना धागा दूसरे के धागे में बुनना है। यही चीज अगर हम करेंगे तो दीक्षा भूमि को हमको इसका प्रदर्शन करना है। वहां पर कोई भी ऐसी अटपटी बात नहीं होनी चाहिए हमसे, कोई भी ऐसा वायलेशन नहीं होना चाहिए किसी अधिष्ठान का, कोई भी 10 गोल्डन रूल का वायलेशन हम नहीं करेंगे। ये शपथ आज हम लेते हैं और इसी शपथ को हम दोहराएंगे दीक्षा भूमि के ऊपर, शांतिवन चिचोली में भी और दीक्षा भूमि के ऊपर भी हम लोग सारे लोग शपथ लेकर जाएंगे। आपके चेहरे की रौनक देखकर दूसरे लोग जो नहीं आएंगे बोलेंगे कि ये क्या हुआ इसको, इसके चेहरे पर इतनी खुशी, इतनी खुशहाली, इतनी चेहरे पर प्रसन्नता कैसे आई? तो ये यूनिटी से आती है। यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, यूनिटी इज अ पावर। तो ये डिसिप्लिन अगर हम दिखाएंगे तो हमारी यूनिटी का पावर दिखाई देगा और समनों का कल्चर उभर पड़ेगा। याद रखना, अगर हम ये चीज, भले संख्या में कम रहेंगे, लेकिन जितनी ईमानदारी से हम काम करेंगे, जुनून के साथ काम करेंगे, तो विजय जो है, सक्सेस हमारा इंतजार कर रही है। और वैसे भी मौका हमारे सामने बहुत सामने पड़ा है। आपके पास मौका आएगा और उस वक्त आप तैयार नहीं रहोगे तो आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करेगी। तो आने वाली जनरेशन के लिए अगर काम करना चाहते हो, अपने बाल बच्चों के लिए काम करना चाहते हो, तो इकट्ठा आओ और अपने लिए हुए अधिष्ठान के ऊपर शपथ लेकर काम करने का, किसी भी हालत में काम करने की हम शपथ ले और अंतिम सांस तक हम समन संघ में बने रहेंगे। ये डिसाइड कर लो। बस इतनी बात मुझे कहनी थी। अगर मेरी बात से अगर किसी को आहत पहुंची हो, कुछ गलत शब्द अगर निकला हो, तो संगे यो खलितो दोषो संगो खमतु तम मम,
ये संघ मुझे माफ करे, माफ करे। संगं नमामि, संतों को वंदामि, बहनों को और सारे भाइयों को, सर को मैं जय भीम नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु। साधु 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 साधु। साधु। बहुत बहुत वेरी साधुवाद नाइस सर, सच्चे सर, कॉन्सेप्ट बहुत सर, बहुत वेरी नाइस साधुवाद। बहुत कॉन्सेप्ट। बहुत बहुत साधुवाद साधुवाद सर, बहुत 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 साधुवाद एक्सीलेंट सर। साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद सर। एक्सेलेंट कॉन्सेप्ट दिया सर, एक्सेलेंट। बहुत बहुत साधुवाद सर जी। बहुत नाइस बहुत कॉन्सेप्ट। साधुवाद सर जी। करके सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद सर, एक्सीलेंट कंसेप्ट, अच्छी जानकारी। खटके सर, बहुत बहुत साधुवाद।